हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली है। डीएनए क्या होता है, कैसे तैयार होता है, कौन सी चीज़ें उसमें लगती हैं। और आज हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल डीएनए है और सेल डिवीजन के दौरान हमने सबने पढ़ रखा है कि सेल रेप्लिकेशन होता है। तो वो रेप्लिकेशन यानी क्या और किस तरह से होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखो यहाँ पर रेप्लिकेशन का मतलब सबसे पहले समझाया गया है। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल डीएनए है, देखो यहाँ पे एक डीएनए की मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो यहाँ पे 1 और 2 दो कॉपीज तैयार हो गई है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ टू कॉपीज, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और जो है ऑलरेडी जो पुराना स्टैंड है, जो ओरिजिनल है, उसको बोला गया है टेम्पलेट स्टैंड। देखो यहाँ पे ब्लू स्टैंड है, वो है अपना टेम्पलेट स्टैंड। और जो नया फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं डॉटर्स डीएनए या फिर डॉटर स्टैंड। ठीक है, तो ओरिजिनल डीएनए का क्या काम होता है, दैट गाइड्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होता है। देखो अगर मान लो यहाँ पे ए है, तो न्यू स्टैंड जो है उसके सबसे पहला ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, थाइमीन होता है। तो हमेशा थाइमीन जुड़ेगा। तो the original DNA, that our template DNA will always guide, what guides the formation of the new DNA। उस पे कौन सी बेसिस आएंगी, इस कौन सी नाइट्रोजन बेसिस आएंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो टेम्पलेट डीएनए डिसाइड करेगा कि डॉटर पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कब होता है, तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में रेप्लिकेशन जो है वो सी फेज में होता है, और यूकैरियोटिक सिस्टम में यही डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो ज्यादातर अपने में से जो लोग हैं उनको सी फेज के बारे में शायद नहीं पता होगा, जो प्रोकैरियोटिक में होता है। जैसे कि अपने सेल डिवीजन 3 या जो एम फेज है, इसको एम बोला है, तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो जी फेज, एस फेज, जी2 फेज और एक जी0 भी होता है, लेकिन ठीक है बाद में पढ़ेंगे अपन। तो उसी प्रकार से एस फेज के सिमिलर एस फेज के सिमिलर ही सी फेज होता है प्रोकैरियोट में, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। इसलिए ही एस फेज को अपन एक, अगर उसका लॉन्ग फॉर्म देखें तो अपन क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मीन्स वहां पे कुछ तैयार हो रहा है, तो डीएनए की 1 से 2 हो जाएंगे, 2 कॉपीज तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो दीज आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन उसके एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो जो डायरेक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन की, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगी। कैसे क्या देखेंगे। और टेम्पलेट स्टैंड ऑब्वियसली उसके अपोजिट ही होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल होता है, हम सबको पता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन कैसे, बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड से दोनों तरफ चलता है। और फाइडल प्रोसेस है, उस पर अपन भरोसा कर सकते हैं। लाइक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है, बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे आगे चल के इसको। और एक है रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कोई नई चीज नहीं है, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखेंगे अपन सिंथेसिस। ठीक है, देखो सिंथेसिस का मैंने क्या बताया था, 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, ये देखो ये अपना है न्यूक्लियोटाइड, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है, और 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द अल्फा फॉस्फेट, सेकंड वन बीटा, एंड थर्ड वन इज द गैमा फॉस्फेट। ठीक है, उसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप है सारे के सारे। उसमें से रेप्लिकेशन के समय, देखो रेप्लिकेशन के समय, ये देखो एक ही फॉस्फेट बचा है। तो जब भी नया न्यू बेस आएगा उस पे ज्वाइन होने के लिए, न्यू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होने के लिए आएगा, तो दिस टू बीटा एंड गामा फॉस्फेट विल रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट यानी वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, P2 रहेगा। ठीक है, और ऐसे वो रिलीज हो जाएंगे, और सिर्फ अल्फा फॉस्फेट रहेगा। और अल्फा फॉस्फेट के साथ ये कौन सा प्राइम बताया मैंने, ये फोर्थ, और यहाँ पे एक कार्बन होता है फिफ्थ। तो फिफ्थ कार्बन पे ये एक गैमा अल्फा फॉस्फेट बचा रहेगा। ठीक है, ये देखो फिफ्थ कार्बन है, उस पे है अपना फॉस्फेट, ये कौन सा है, अल्फा फॉस्फेट। और अल्फा फॉस्फेट पे जाके ये इसका 3 प्राइम पे यहाँ पे क्या होता है, OH होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से OH निकल जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ये दूसरा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, दोनों मिलके बन गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये शुगर फॉस्फेट, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये बन गया अपना बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, देखो ये मैंने डायरेक्शन दिखाई गई है। डायरेक्शन क्या है,
5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर ऐसे ऐसे यहाँ पे न्यू डीएनए न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। ये ऑलरेडी 5 प्राइम है, 3 प्राइम ऐसे जुड़ते जुड़ते जाएंगे, हमेशा 3 प्राइम पे ही नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। ये पहले से था, अगर मान लो इसको अपन फर्स्ट कंसिडर करें, इसको अगर फर्स्ट कंसिडर करें तो ये पहले से था और ये बाद में आया, इसको यहाँ पे ज्वाइन हो गया, फिर ये 2 हो गए, फिर ये थर्ड आ गया और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। इस तरह से रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और ऑब्वियसली इसके अपोजिट कौन सा है, अपना टेम्पलेट स्टैंड है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऐड होने वाले हैं, इसलिए टेम्पलेट स्टैंड की हमेशा डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। वो कौन सी होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये एक फॉस्फेट है, यहाँ का हमने क्या किया है, बीटा एंड गामा फॉस्फेट जो है वो ऑलरेडी पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल फॉस्फेट वाला है, ये भी एक सिंगल फॉस्फेट वाला है, ये दोनों मिला के ये OH को हाईलाइट किया गया है। देखो अब ये दोनों मिला के क्या करेंगे, यहाँ का एक H और यहाँ का OH ऐसे निकल जाएगा और मतलब H2 रिलीज हो जाएगा, और देखो ये इस O के साथ P जाके अपना फॉस्फेट जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसको नाम है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा जो है एक बात याद रखो, 3 प्राइम OH जो है वो हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 प्राइम OH के साथ ही बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, अब ये केमिस्ट्री की बात है कि जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और उस तरह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नेचुरल नहीं है कि आ गया चलो कोई भी आ गया जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और भी अगर स्पेसिफाई करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3, तो वो भी पढ़ेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन दोनों को जुड़ मिलाने का, ठीक है। और हमेशा 3 प्राइम OH पे ही होता है, ऐड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हेडिंग देखो, ये क्या लिख रखा है मैंने, हेडिंग देखो कि डीएनए पॉलीमरेज जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है वो कुछ भी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। देखो जैसे अपनी जो सेल है उन सेल में डीएनए, देखो सिंपल, पहले एक बात याद रखो, डीएनए जो है उसके 2 प्राइम पे OH नहीं होता, इसलिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं अपन। और आरएनए के फर्स्ट सेकंड प्राइम पे जो 2 प्राइम है उस पे OH होता है, इसलिए उसको डीऑक्सी नहीं बोलते, सिंपली राइबो शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड है उनको सिंपली एटीपी सीटीपी ऐसे बोला गया है, और जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उनको डी लगाया जाता है, डी रिप्रेजेंटेड दी डीऑक्सी। तो देखो डीऑक्सी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इनका अगर रेशियो देखा जाए तो 6 गुना ज्यादा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं अपने सेल में। बट स्टिल डीएनए पॉलीमरेज विल ऑलवेज ऐड ओनली डीएनटीपीज, सिर्फ डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड को वो ऐड करेगा, किस दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान। आगे चल के जब ट्रांसक्रिप्शन आएगा तो वो बात अलग होगी, ठीक है। तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, इसलिए इसको डीएनए पॉलीमरेज बोला है। डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये डीएनए फॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। देखो कैटालिटिक साइट रहती डीएनए पॉली, अगर कंसिडर करो ये एक डीएनए पॉलीमरेज है तो इसकी कैटालिटिक साइट पे हमेशा डीएनटीपीज ही बाइंड होंगे, आरएनटीपी बाइंड नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट ओ देयर साइज इज लार्जर देन दी डीएनटीपीज, इसलिए वो डीएनए पॉलीमरेज की कैटालिटिक साइट पे फिट नहीं होंगे। अगर फिट ही नहीं होंगे तो वो कैसे आगे चला पाएगा, है कि नहीं, सीधी सी बात है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाया कि डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज आर ओनली डिफर इन 2 प्राइम OH, जैसे सिर्फ 2 प्राइम OH का ही डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी कुछ नहीं होता। बट फिर भी डीएनए पॉलीमरेज आरएनटीपी को ऐड नहीं करता, इतना माइनर डिफरेंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। देखो और स्पेसिफिसिटी के बारे में अगर कहा जाए तो और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो, देखो यहाँ पे DAMP है, AMP जिसका, जो कि एक्चुअली फाइनली अपने को AMP ही चाहिए, मतलब AM मतलब मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन, ये एडिनोसाइन है, वही मोनोफॉस्फेट सिंगल फॉस्फेट है इसलिए मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट इसलिए डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे 3 है इसलिए ट्राइफॉस्फेट। लेकिन अगर मान लो तुम ऐसा AMP दे दोगे, अगर मतलब किसको किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, तो डीएनए पॉलीमरेज विल नेवर ऐड दिस AMP, कभी नहीं ऐड करेगा, इसको भी नहीं ऐड करेगा और वो ADP को भी नहीं ऐड करेगा। वो शुरू में ATP लेगा,
मतलब डीऑक्सीराइबो एटीपी लेगा, यानी उसमें तीनों के तीनों फॉस्फेट प्रेजेंट होने चाहिए, बाद में जाके वो उसको रिलीज करेगा वो बात अलग है, लेकिन शुरू में ही वो एएमपी या फिर एडीपी नहीं लेगा। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि लाइक एक बिकर है, उसमें ये सब हमने डाल रखा है, उसमें एडीपी है, एएमपी है और एटीपी है, तो हमेशा एटीपी को ही ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, एएमपी या फिर एडीपी को कभी भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। और ये देखो, एक ये डी स्टैंड फॉर द डाई डीऑक्सी, एक तो डीऑक्सी हो गया। डीऑक्सी क्यों कहा हमने, क्योंकि 2 प्राइम ओएच पे ऑक्सीजन एब्सेंट है इसलिए। अगर डाई डीऑक्सी, इसका मतलब 2 प्राइम ओएच पे तो है भी नहीं, ऑलरेडी नहीं था, और 3 प्राइम का जो ओएच है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और अगर ऐसी कंडीशन रही तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ऐड डीएनए पॉलीमरेज, तो जी हाँ, कर लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, विल बी एडेड, देखो ऐड कर लेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये यहाँ पर जो 3 प्राइम का जो ओएच था, यहाँ पे जो ओएच था उस पर जो नेक्स्ट वाला फॉस्फेट आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओएच ही नहीं है तो कौन कहाँ पे बाइंड होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जी नहीं, नहीं होगा। यहाँ पे ओएच ही नहीं है तो फॉस्फेट आके न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा, फॉस्फेट आके किसको बाइंड करेगा भाई, तो इसलिए यहाँ पे वो बाइंड नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लो डीएनए पॉलीमरेज के पास ऐसा डी मतलब डीऑक्सी डाई डीऑक्सी एटीपी आ गया, वो ऐड तो कर लेगा, उसने प्रोसेस जो चल रही थी डीएनए रेप्लिकेशन की उसमें डाई डीऑक्सी ऐड कर लिया, लेकिन अब आगे कोई भी ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन यानी रुक जाना। ये जो चेन चल रही थी ऐड करने की वो रुक जाएगी, अब नेक्स्ट ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर एटीपी रहा तो ही ऐड होगा, एएमपी या फिर एडीपी को ऐड नहीं करेंगे वो। और अगर मान लो एटीपी रहा डाइडिऑक्सी तो कर लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो चेन रुक जाएगी, उसके आगे वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस बढ़ नहीं पाएगी ड्यू टू लैक ऑफ दैट 3 प्राइम ओएच। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है, बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब, बाय स्टैंड फॉर टू, डायरेक्शन है दोनों तरफ। तो सीधी सी बात है, देखो ये कैसा रहता, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, देखो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है अपना। ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ये भी एक सेम है, मतलब डीएनए ऐसा था, बाइंडेड था, एक जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, वहां से वो खुलता गया खुलता गया खुलता गया खुलता गया। लेकिन जनरली हमने कैसा पढ़ा है, जनरली हमने ऐसा पढ़ा है, ये 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 ऐसा पढ़ा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, बस यही टर्म है, बस थोड़ा सा डिटेल गए अपन। तो ये फॉर द सेक ऑफ स्टडी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली रेप्लिकेशन बबल होता है, रेप्लिकेशन बबल होता है। ऐसे स्टैंड खुल जाएगा और दोनों तरफ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, दोनों तरफ होगा, लाइक लेफ्ट में भी जाएगा राइट में भी जाएगा, दोनों तरफ से उसको दो एक जो ऑलरेडी एक एक कॉपी उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको रेप्लिकेशन बबल कहा गया है, और इसलिए इसको कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखो ये है रेप्लिकेशन बबल, ये है रेप्लिकेशन बबल, इधर भी जा रहा, ये देखो फॉर्क मूवमेंट, और ये इधर भी जा रही फॉर्क की मूवमेंट। बस स्टडी के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्टडी, हमने फॉर्क मूवमेंट मतलब ऐसा बोल सकते, देखो वन रेप्लिकेशन बबल हैज टू रेप्लिकेशन फॉर्क, ये है अपना फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और ये है बबल। ठीक है, तो वन रेप्लिकेशन बबल कंटेन्स टू रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क क्या है, सिर्फ स्टडी के लिए हमने ऐसा बनाया है, बल्कि लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रकार से ही रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। तो अनदर पॉइंट था, रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक तो होता है डिसकंटिन्यूअस। ये सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या होता है भाई, तो सेमी मीन्स हाफ ऑफ, डिसकंटिन्यूअस मतलब
ना वो कंटिन्यूस है ना वो डिसकंटिन्यूस, वो बीच में है। क्यों है उसका भी एक रीजन है कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो है, रेप्लिकेशन फॉर्क का एक स्टैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, हमको पता है। एक स्टैंड, ये देखो ये स्टैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, बट उसी अपोजिट स्टैंड जो है वो डिसकंटिन्यूसली हाँ थोड़ा थोड़ा सिंथेसाइज हो रहा है। ऐसा क्यों वो भी देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक देख लेते हैं कि वन स्टैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूसली एंड अनदर स्टैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई द रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज द सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कंटिन्यूस स्टैंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अपन लीडिंग स्टैंड, और जो फ्रेगमेंट्स में या फिर डिसकंटिन्यूअस मैनर में फॉर्म होता है वो हो गया अपना लैगिंग स्टैंड। ठीक है, लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड। तो लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड के बारे में अगर बताया जाए तो ये देखो, जैसे ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इसको बोला है लीडिंग स्टैंड और इसलिए इसको बोला है लैगिंग स्टैंड। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि ये कंटिन्यूअस है ये डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा मुद्दा ये है कि देखो डीएनए इस तरफ खुल रहा है, ये डायरेक्शन है डीएनए की खुलने की, इस तरफ खुल रहा है, और इसी तरफ अगर रेप्लिकेशन शुरू है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, synthesis occurs in the direction of unwinding of DNA। ये अनवाइंडिंग है, अनजिप अनवाइंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर सेम डायरेक्शन है लाइक रेप्लिकेशन अनवाइंडिंग होने की डायरेक्शन और डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अगर सेम है तो वो स्टैंड कौन सा होगा, लीडिंग स्टैंड। और अगर उसके अलावा देखो रेप्लिकेशन की खुल रहा इधर है, डीएनए अनजिप्स इन दिस साइड, लेकिन रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये है इधर एरो दिखाया गया है, ये डायरेक्शन है, यानी अपोजिट टू दी अनवाइंडिंग ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस या फिर लैगिंग स्टैंड। ओके, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम देखेंगे आगे, यहाँ पे एक प्राइमर फॉर्म होता है, प्राइमर के आगे फिर ये डीएनए पॉलीमराइजेशन शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक ही प्राइमर चाहिए होगा, सिंगल प्राइमर रिक्वायर्ड, एक प्राइमर चाहिए। ये अगर मान लो प्राइमर है अपना, तो एक से फिर काम शुरू हो जाएगा, आगे आगे चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इधर ये चलता है, बाद में पढ़ेंगे अपन, इधर ये चलेगा, तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, या फिर उसको बोलते हैं मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स। लैगिंग स्ट्रैंड को बहुत सारे प्राइमर के इवेंट चाहिए, एक बार प्राइमर हो गया, बाद में और एक बार प्राइमर आएगा और एक बार प्राइमर आएगा, ऐसे चलते चलते वो टुकड़ों टुकड़ों में बनते जाएंगे, और इन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं अपन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढ निकाला था, इसलिए उनके ऑनर में इनको नाम दिया गया है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हर बार सिर्फ और सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड पे ही मिलेंगे, और प्राइमर है इसलिए प्राइमर हमेशा आरएनए का बना हुआ रहता है, हम सबको पता है। तो हमेशा जो एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, सिंगल फ्रैगमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो उसकी शुरुआत तो आरएनए से होगी, क्योंकि प्राइमर आरएनए का रहता है, शुरुआत आरएनए से होगी, लेकिन उसके आगे क्या रहेगा, डीएनए के सारे सीक्वेंसेस रहेंगे, और उसकी जो लेंथ है दैट मे बी वेरीज इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि प्रोकैरियोट में बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक में 1000 या 2000 तक न्यूक्लियोटाइड की, मतलब न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट में, लेकिन यूकैरियोट की अगर बात करें तो 100 से 400 तक ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यानी ओकाजाकी फ्रैगमेंट प्रोकैरियोट में बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी यूकैरियोटिक। ठीक है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, मींस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सबसे पहले देख लो कि अगर मान लो ये ओरिजिनल डीएनए है, ये ओरिजिनल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ओजी। तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल की ये ओरिजिनलिटी मेंटेन है, ये ओरिजिनलिटी मेंटेन है, और यहाँ पे दोनों के दोनों नए स्टैंड है, तो ये किस टाइप में आता है, कंजर्वेटिव। और सेमी कंजर्वेटिव यानी देखो ये ओरिजिनल था अपना, ओजी ओरिजिनल था, तो एक ओजी है एक न्यू है, अगेन एक ओजी है एक न्यू है, यानी सेमी कंजर्वेटिव। और अगर मान लो टुकड़े टुकड़े है और टुकड़े टुकड़े रैंडमली जुड़ रहे हैं तो उसको डिस्पर्सिव है, यानी डिस्पर्स होके कैसे भी जुड़ रहे हैं, तो अगर इस टाइप का मोड होता तो उसको बोलते अपन डिस्पर्सिव, बट ऐसा नहीं होता है। कंजर्वेटिव का मतलब हम कभी कभी पढ़ते पता है, लाइक कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी जैसा का तैसा मेंटेन करना,
तो फर्स्ट वाले में जैसा का तैसा ही मेंटेन हो रहा है, इसलिए दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव। जैसा का वैसा, ये वाली ओरिजिनल की ओरिजिनल मेंटेन है, ये नई वाली पूरी की पूरी नई अलग बन गई, ठीक है। दूसरी वाली में देखो, ये सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तो स्टैंड जैसा का वैसा है, बस दूसरा स्टैंड नया आ गया है। कंजर्वेटिव तो है लेकिन हाफली कंजर्वेटिव, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। और इसका कोई कंसर्न ही नहीं, ये पूरा ओरिजिनल और नया कोई अलग ही है नहीं, पूरा मिक्स है, इसलिए इसको डिस्पर्सिव टाइप, लाइक रैंडम टुकड़े टुकड़े हो गए और जुड़ गए, इसलिए इनको डिस्पर्सिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो अपने में ये वाला होता है, मीन्स हर जगह रेप्लिकेशन का जो मोड है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। एक ऐसे खुल जाएंगे और उनके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होना शुरू कर देंगे। ये किन्होंने बताया था? The well-known scientist is known as Michelson and Stahl. They have explained it in their experiment that the DNA replication occurs in semi-conservative mode. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, मीन्स एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हम एक वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप में इसको समझा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर तुम में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया होगा, तुम अब तक मान लो बने हो, तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है बंदा, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फ्री लाइव क्लासेस से सबका फ़ायदा होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लाइक मेनी ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड द प्राइजेस और क्लासेस, तो उसकी वजह से मैंने ये शुरू किया है। तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।